हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है नेशनल मूवमेंट, जो कि 1905 से 18 तक की हम बात करेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक है मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, एंड अब हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म से स्टार्ट करते हैं। अपनी फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी इसमें आ रही होगी स्लाइड में। ठीक है, ब्लर नहीं शो हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई थी आपकी 1890 से। ठीक है, उसके बाद जो है एक गवर्नमेंट का न्यू जो है वो रोल सामने आ जाता है एंड 1905 से फिर जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म का स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये किससे रिलेटेड है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई थी। आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास ये बन के आता है, ये आपका क्वेश्चन की तरीके से है, वाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू, कि ये ग्रू क्यों हुआ था। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन की तरह है और जो अब हम पॉइंट्स ये आगे पढ़ेंगे, मतलब ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, तो ये आपके पॉइंट्स हैं, मतलब इनका रीज़न है, इनके फैक्टर्स हैं कि ये क्यों मिलिटेंट नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ। तो पहला हमारे पास आता है रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो इसमें क्या है कि जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें, वैसे जो फीलिंग्स है ना कि इंडियन गवर्नमेंट होनी बहुत ज़रूरी है अगर हमने प्रोग्रेस करना है। ठीक है, अगर हमें जो है वो इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए इंडियन गवर्नमेंट का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट होगी तभी तो वो इंडिया के बारे में कुछ सोच सकेगी। नहीं तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, थोड़ा सा कुछ अच्छा कर देते थे, जैसे 5-10% तो अच्छा कर दिया और 90% जो है वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही काम चलता रहता था। तो इंडियन गवर्नमेंट जो होगी वो तो 90% तो इंडिया का सोचेगी ना। ठीक है, तो ये फीलिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई इंडिया के अंदर। और कुछ जो ब्रिटिशर्स थे ना, इनकी जो इकोनॉमिक, अभी हम फर्स्ट वाला पॉइंट ठीक है पढ़ रहे हैं, तो जो इंडिया की जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, जो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी ना वो बहुत ही ज़्यादा मिजरीज भरी थी इंडियन पीपल के लिए। और उनका जो एक्सप्लॉयटेटिव करेक्टर था, ठीक है, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में डाल रहा था। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमाइंस भी आई थी जिसमें अराउंड 90 लाख जो लोग हैं वो किल्ड हो गए थे। और ये जो फेमाइंस आई थी वो आपकी 1896 से 1900 के बीच में आई थी, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों जो है वो प्रभावित हुए थे। और ज़्यादा मेनली जो इफ़ेक्टेड एरिया रहा था वो था डेक्कन वाला एरिया। ठीक है, और बुबोनिक प्लेग भी वहाँ पे फैला था। और ये जो डेक्कन वाला एरिया, यहाँ पे रॉयट्स भी बहुत ज़्यादा, दंगे फसाद भी बहुत ज़्यादा हुए थे। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इंडियंस क्या चाहते थे। इंडियंस ये चाहते थे कि जो राइट्स हैं इंडिया के वो इंडिया को मिले। तो नेशनलिस्ट का यही रोल था कि कैसे इंडियंस को उनके राइट्स जो है वो दिलवाए जाएं। अब गवर्नमेंट जो थी वो इंडियंस को राइट देने की बजाय जो उनके ऑलरेडी राइट्स एग्जिस्ट कर रहे थे उनको भी वापस ले रही थी। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके कि कौन से राइट जो थे वो उनको नहीं दिए जा रहे थे और उनके ऊपर क्या ये जुल्म ढा रहे थे। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ठीक है, पॉइंट हम यही वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला ही। तो इसमें 1892 की बात करेंगे, 1897 की बात करेंगे, 1898 की, उसके बाद 1899 की, 1904 की। तो ये जो 5 ईयर्स हैं इनमें क्या क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना 1905 से 1918, तो अभी हम इससे पहले की सिचुएशन देखेंगे कि क्या हो रहा था एंड इनकी वजह से क्या कंडीशंस बनती है कि मिलिटेंट नेशनलिज्म का राइज होता है। तो 1892 में क्या होता है कि जो इंडियन कांग्रेस एक्ट होता है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, किसके द्वारा, नेशनलिस्ट्स के द्वारा। तो यहाँ पे आ गया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा नेशनलिस्ट के द्वारा। उसका 1897 में क्या होता है कि जो नाथू ब्रदर्स होते हैं ना, नाटू ब्रदर्स, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ में तिलक और कुछ और भी लोग होते हैं उनको भी इम्प्रिजन कर दिया जाता है विदाउट ट्रायल
एंड जो तिलक और उनके साथियों को इम्प्रिजन किया जाता है वो सेडिशन के चार्ज उन पे लगते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है नाटू ब्रदर्स को, और इनको तो क्या कर दिया जाता है, डिपोर्ट विदाउट ट्रायल, और साथ ही साथ में तिलक एंड कुछ और साथियों को उनके जो है वो इम्प्रिजन कर दिया जाता है, किसके बेसिस पे, सेडिशन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये इस ईयर का आप याद रखेंगे। उसके बाद 1898 में क्या होता है कि जो रिप्रेसिव लॉज जो है ना वो लाए जाते हैं आईपीसी एक्ट सेक्शन 124A के अंदर, और उसको जो है कुछ और जो है स्ट्रिक्ट न्यू प्रोविजंस पे डाल दिए जाते हैं, वो सेक्शन 156A के अंदर जो है उसको एम्पलीफाई किया जाता है। तो ये आपका 1898 के अंदर था। अब 1899 में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन कलकत्ता कॉर्पोरेशन थे ना उनको कम कर दिया जाता है, बढ़ाने की बजाय, मतलब इंडियंस को और राइट्स देने की बजाय और कम कर दिया जाता है। तो 1899 में आप याद रखेंगे कि इंडियन मेंबर्स को किसके अंदर से, कलकत्ता कॉर्पोरेशन के अंदर से इनके मेंबर्स की जो संख्या है वो रिड्यूस कर दी जाती है। उसके बाद 1904 में क्या होता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लाया जाता है। वो किसके लिए लाया जाता है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना उसको मतलब कि कब किया जा सके। तो यहाँ पे आप 1904 में याद रखेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। उसके साथ साथ 1904 में आपको एक और भी बात याद रखनी है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी लाया जाता है, जिसके अंदर सारा जो कंट्रोल होता है यूनिवर्सिटी का वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। वही जो है सारी जो भी उसने प्रोवाइड करवाना है यूनिवर्सिटीज़ को वो सब गवर्नमेंट देखेगी। अब तो इससे जो है पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज का भी रोल जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सारे आप ईयर्स याद रखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही आपको रखने हैं याद। तो ब्रिटिश रूल जो था वो प्रोग्रेसिव तो बिल्कुल नहीं था बल्कि रिप्रेसिव था। अगर आप देखें सोशली प्लस कल्चरली दोनों तरीके से जो है ये बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव नहीं था। और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन तो ये बिल्कुल भी मतलब क्या करते थे कि इंग्लिश में ही होनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को भी पढ़ने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग थे। एंड मास एंड टेक्निकल एजुकेशन का भी जो स्प्रेड होना चाहिए था उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रेस ही किया, बल्कि बढ़ाया नहीं। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो फर्स्ट पॉइंट के बारे में। आगे चलते हैं हम। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है ग्रोथ ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट। अब ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये कुछ लीडर्स हुए हैं जिनकी वजह से ये जो है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस जागा और नेशनलिज्म की भावना जागी। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम तो तिलक जी का ही आता है, दूसरा आपका आएगा औरोबिंदो जी का, एंड तीसरा आपका बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, और भी काफ़ी सारे, मैं सिर्फ इन तीनों का ही नाम नहीं बोलूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे और भी लोग थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक इन तीनों का नाम लिखा है, तो इन तीनों का आपको नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो इन तीनों ने ही ज़्यादा नेशनलिस्ट्स को, मतलब कि उनको, उन लोगों के अंदर नेशनलिस्ट के करैक्टर को इन्होंने बहुत ज़्यादा जगाया, ताकि और ज़्यादा मासेस जो हैं वो जुड़ सके नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ, और हमारा जो हम भारत देश है वो फ्रीडम जो है वो गेन कर पाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन थर्ड पॉइंट हमारा आता है। तो आप सबको पता है जैसे कि एजुकेशन की ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन उसका स्प्रेड जो है वो कुछ ही जगह पर, लिमिटेड जगह पर हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टेक्निकल एजुकेशन हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों को थोड़ा धीमे से स्प्रेड हो रहा था, मतलब तेज़ी से नहीं हो रहा था। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का भी जो है वो सिस्टम बहुत ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि एजुकेटेड जो है वो पॉवर्टी की तरफ ही जा रहे थे। ये नहीं कि उनका प्रोग्रेस हो रहा हो, किसके अंडर, ब्रिटिशर्स के अंदर, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग चलते थे। और मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप जो एजुकेशन वाली वीडियो है ना, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, वो वाली वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें एक एक जो एक्ट लाया गया एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें सारा डिटेल में मैंने आपको उस चैप्टर में समझाया है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ जो है वो एजुकेशन को लेके बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मतलब अपने तरीके से वो चलाना चाहते थे, वर्नाक्युलर को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। तो इसमें जो है जो प्रोग्रेस की गई किसके द्वारा, जापान के द्वारा 1868
8 के बाद, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंडस्ट्रियल हब बन गया, कौन, जापान। तो इंडियंस की आंखें भी खुल गई कि ये छोटा सा कंट्री इकोनॉमिक प्रोग्रेस में इतना अच्छा कर रहा है एशिया के अंदर रहकर, तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। और हमें भी विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प ये सब कुछ करना चाहिए जैसे जापान कर रहा है। उसके बाद डिफीट हो गई थी इटालियन आर्मी, जो कि यूरोपियन कंट्री इटली था। तो इटालियंस जो है वो किनके दोबारा डिफीट हो गए थे, यूथोपियंस के द्वारा। और इनके वॉर जो थे उनको बॉल वॉर्स बोला जाता है। और ये कब हुए थे, 1899 से 1902 के अंदर, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने, मतलब ये इटालियंस ने फेस किया था काफ़ी बैड सिचुएशन। एंड जापान की भी उधर से विक्ट्री हुई थी, किससे, रशिया से। मतलब रशिया तो हारा था, जापान जीता था। तो ये सभी चीज़ें जो है भारतीयों के मन में भी, जो नेशनलिस्ट है उनके मन में भी ये चीज़ ला देते कि हम क्यों नहीं फिर अंग्रेज़ों को हरा सकते। अगर जब बाहर वाले यूरोपियन कंट्री, दूसरे कंट्रीज यूरोपियंस को हरा सकते हैं तो वाई नॉट अस, ठीक है। तो आयरलैंड का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, रशिया का, ठीक है, इजिप्ट का, ये सभी आपको याद रखने हैं। टर्की हो गया, ठीक है, पर्शिया, चाइना, ठीक है। तो ये सभी जो है वो बहुत अच्छा कर रहे थे। एंड इन्हीं को ही देख के हमें भी जो है वो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है नेशनलिस्ट के आइडियाज़ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। अब न्यू लीडरशिप के अंडर एक्सेसिव वेस्टर्नाइजेशन जो है वो सामने आ रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन कुछ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे राजा राम मोहन रॉय हुए हैं, ठीक है, उसके बाद सर सैयद अहमद खान हुए हैं, इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को इंक्रीज़ किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे इंटेलेक्चुअल्स लाइक स्वामी विवेकानंद हो गए, तो स्वामी विवेकानंद हो गए, उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, ये भी इंस्पायर्ड थे मैंने यंग नेशनलिस्ट से, ठीक है। एंड आर्ग्यू करते थे कि हमें कैसे जो है वो अच्छी आईडी जो है अच्छे तरीके से हमारे ही जो लैंग्वेजेस हैं उनमें ही हम कैसे आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। हमारी ही जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको कैसे हम आगे लेके चल सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं हम फुली डिपेंड हो जाएंगे वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने तो बोला भी था कि जो भारत है ना वो भारतीयों के लिए ही है, इंडिया इज़ ओनली फॉर द इंडियंस, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम जो है वेस्टर्न आइडियाज़ को पूरा अडॉप्ट करेंगे। क्यों पूरा अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना, भारतीयों का जो कल्चर है, इंडियंस कल्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा रिच कल्चर है, ठीक है। तो हम क्यों फुली जो है वेस्टर्नाइजेशन को अपनाएंगे। तो ये सभी जो है ये अपने कल्चर को लेके काफ़ी ज़्यादा कहते थे कि हमें जो अपना कल्चर है उसको सुपीरियर मानना चाहिए देन द जो वेस्टर्न सुपीरियरिटी है, ठीक है। तो ये आप भी याद रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, डिससेटिस्फेक्शन विद अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडरेट्स। तो इसमें यंग एलिमेंट्स जो थे ना कांग्रेस के अंदर ड्यूरिंग द, आप लगा लीजिए 15 to 20 ईयर्स, जो फर्स्ट 15 ईयर्स to 20 ईयर्स थे, उनके अंदर ये यंग एलिमेंट्स जो है ये डिससेटिस्फाई होते हैं जो कि मॉडरेट्स की अचीवमेंट्स के साथ थे। क्योंकि जो मॉडरेट्स के 3 तरीके थे ना जिससे वो पॉपुलर थे, वो थे, एक तो ये आपको याद रखने हैं 3 P's, ठीक है। 3 P's के ऊपर ये ज़्यादा ध्यान देते थे। एक तो प्रेयर, दूसरा हो गया पिटीशन, तीसरा हो गया प्रोटेस्ट। तो ये 3 P आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। ये मॉडरेट्स का तरीका था काम करने का। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो जो है वायलेंस के ज़रिए थोड़ा सा, मतलब कि अगर आपको कोई ब्रिटिशर्स नहीं कुछ दे रहा तो उनको छीना जा सकता है, ऐसा एक्सट्रीमिस्ट मानते थे। लेकिन मॉडरेट्स जो थे वो प्रेयर करके, पिटीशन करके, प्रोटेस्ट करके ये सब कुछ लेना चाहते थे। एंड इनके मेथड्स को ना वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। तो ये वर्ड अगर आपको दिख जाए तो आपको सीधा सीधा मार्क करना है ये किनके तरीके थे, मॉडरेट्स के, ठीक है। तो ये भी आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ये सब जो है 1905
1905 से पहले या उस टाइम पीरियड की, उसके अराउंड की बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं जो कि हमारा है रिएक्शनरी पॉलिसीज़ ऑफ कर्जन। अब कर्जन आ जाते हैं, आपको पता है 1905 के टाइम पे कर्जन थे, तो शार्प रिएक्शन जो है वो क्रिएट हो जाता है इंडियंस के माइंड में, जो कि कर्जन्स का 7 ईयर रूल चल रहा होता है इंडिया के अंदर, जो कि फुल मिशंस की बात करता है, कमीशंस की बात करता है और साथ ही साथ में ओमिशंस की बात करता है। तो 7 साल जो इसने रूल किया ये उसके बारे में, ठीक है। और ये रिफ्यूज़ कर देता है रिकॉग्नाइज करने से कि जो इंडिया है ना वो एज अ नेशन है, एंड इंसल्ट भी करता है इंडियन नेशनलिस्ट्स की, एंड उनको कहता है ये कैसे तुम्हारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जैसे कि लेटिंग ऑफ गैंस, ठीक है। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए किसका है स्टेटमेंट, तो ये हमारा कर्जन जो है ना, कर्जन था, उनका ये स्टेटमेंट था। ही स्पोक of the Indian character in general and administrative measures adopted during his rule। इन्होंने मतलब अपने टाइम में क्या क्या, मैंने आपको पहले ही बताया, 1904 के टाइम पे जो है आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया, उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया, उसके बाद कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट आए। ये जितने भी एक्ट आए जिनमें जो है वो इंडियंस को और राइट देने की बजाय उनके राइट्स को डिक्रीज कर दिया गया था, ये सब कुछ कर्जन के टाइम पीरियड में ही हुआ था, ठीक है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल को तो हम भूल ही नहीं सकते जो 1905 में हुआ था, ठीक है। वो भी इंडियंस के माइंड पे एक गहरी छाप छोड़ के जाता है कि कैसी रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की भारत के अंदर। तो ये सारी कर्जन की पॉलिसीज़ में गिना जाता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडिया यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, ये सारा कुछ इसके अंडर आता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही 20th जो सेंचुरी मतलब होती है वो उसका जो डॉन पीरियड होता है, तो अ बैंड ऑफ नेशनलिस्ट थिंकर्स जो हैं वो इमर्ज होते हैं मिलिटेंट अप्रोच के साथ, पॉलिटिकल वर्क के साथ। तो जिनमें नाम जो है वो आपको याद रखने हैं। तो एक है राजनारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त, ठीक है, और बिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल में थे। तो इनके नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। उसके बाद आपके पास आता है विष्णु शास्त्री, चिपलंकर, ठीक है। उसके बाद तिलक, आपको पता है महाराष्ट्र में एक्टिव थे, एंड जो लाला लाजपत राय जी थे वो आपके पंजाब में। तो इनके नाम बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। एंड जो तिलक थे वो मोस्ट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट थे। एंड इनके बाद इन्होंने क्या क्या काम किया, पहली बात की जो फॉरेन रूल है उसको हमें हटाना है, ये इनका मेन मकसद था। इंडियंस जो है वो अपने ही जो है फ्रीडम के लिए वर्क करें, ये भी इनका मेन मोटिव था। स्वराज इनका जो है गोल था कि हमें लेके ही रहना है। नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो गोल था स्वराज, वो इनको लेके रहना है, ठीक है। नो फॉरेन रूल, ये फर्स्ट ये था नो फॉरेन रूल। दूसरा स्वराज हमें जो है वो इनका गोल था लेके रहना है। पॉलिटिकल एक्शन जो है वो डायरेक्ट लिए जाएंगे अब, तो डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन। देन इनके पास आता है कि जो मासेस थे, ठीक है, बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस, मासेस जितना हमारे साथ जुड़ेंगे उतना हम जो है जल्दी पा सकते हैं हमारे जो गोल्स हैं, ठीक है। पर्सनल सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सॉरी। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पर्सनल सेक्रीफाइसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ये हो गया, दूसरा स्वराज की बात होगी, तीसरा डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन हो गया, फिर चौथा हो गया आपके पास मासेस की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, पांचवा हो गया आपके पास पर्सनल सेक्रीफाइस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ट्रू नेशनलिस्ट टू ऑलवेज बी रेडी फॉर इट। नेशनलिस्ट वही होगा जो इन सब चीज़ों के लिए रेडी होगा, ठीक है। तो ये सारे आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ द मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट में आ जाते हैं। एंड ये जो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, राजनारायण बोस, A.K. अश्विनी कुमार दत्त जो हैं, ठीक है, A.K. दत्त, और अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल जो बंगाल में थे, विष्णु शास्त्री चिपलांकर, तिलक जो थे महाराष्ट्र में थे, लाला लाजपत राय पंजाब में थे जो। तो इन सब का नाम जो है बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है इमर्जेंस ऑफ द ट्रेंड लीडरशिप। तो इसमें क्या है कि
लीडरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी प्रोग्राम को, अगर किसी भी स्कीम को, अगर किसी भी स्ट्रगल को हमें प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ाना है तो ट्रेंड लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट यही सोचते थे कि हमें भी एक पूरा प्रॉपर प्लान बना के चलना चाहिए। एंड एनर्जी ऑफ मासेस जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो कि मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल उसने निभाया, विच एक्वायर्ड द फॉर्म ऑफ द स्वदेशी एजिटेशन। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रोल उन्होंने निभाया था। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये किसके अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि मिलिटेंट नेशनलिज्म कैसे ग्रीव हुआ था, तो ये सभी पॉइंट आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। जैसे मतलब आप सीधा ये लिखेंगे, 2 लाइनें इसके बारे में लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 लाइनें इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में 2 लाइनें लिखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप उनके बारे में थोड़ी थोड़ी 2-4 बातें लिखें। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूरा यहाँ से रेडी हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट। एंड बने रहिएगा इन वीडियोस के साथ। 2 ही चैप्टर बाकी बचे हैं स्पेक्ट्रम की बुक में। सारी वीडियोस को जो है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।